नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की खास खबर के साथ, जहां कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सीएम पद के तौर पर शपथ ली है। दूसरी बार कर्नाटक के सीएम बने हैं सिद्धारमैया। डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसी के साथ साथ 8 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो देखिए, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। कुछ ही वक्त पहले की तस्वीरें, जहां कर्नाटक में अब सिद्धारमैया की सरकार बन गई है और इसी के साथ साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। तो 100 घंटे की कड़ी माथापच्ची के बाद सिद्धारमैया का नाम तय किया गया था। और देखिए, शपथ ग्रहण की वो तस्वीरें जो कुछ वक्त पहले की हैं। ये 2 तस्वीरें जहां सिद्धारमैया बतौर मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए। तो कर्नाटक में कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद खास इसलिए भी, देखिए अब वो तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा समझिए। वो 8 चेहरे, वो 8 विधायक जो अब मंत्री बन गए हैं। जी परमेश्वर और ये एम पाटिल है, कैच मुनियप्पा, के जॉर्ज, साथ ही साथ प्रियंक खड़गे हैं और इसी के साथ साथ रामलिंग रेड्डी है और जमीर अहमद भी इस वक्त शपथ लेते हुए आपको नजर आ पा रहे होंगे। तो लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से कर्नाटक में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मंच पर तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था, उस जमावड़े से कहीं ना कहीं कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा था। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी बेहद खुश नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है, जरा जानिए। पास धन दौलत, पावर, पुलिस, सारा कुछ था कि सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीत। 5 वायदे किए थे। पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। तीसरा वायदा अन्न भाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। चौथा वायदा शक्ति, महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। 5वां वायदा युवा निधि 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। चलिए तस्वीरें जरा देखिए। वो वायदे भी यहाँ पर राहुल गांधी ने किराए थे, जो कि अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक की जनता से उन्होंने किए हैं। ये तस्वीर जरा देखिए। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं। और किस तरीके से कर्नाटक के कांग्रेस के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से लगातार, देखिए वो मंच की तस्वीरें जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, वो मंच की तस्वीर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो 8 चेहरे, वो विधायक भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम विधायक जो अब मंत्री बन गए हैं, जिसमें जी परमेश्वर है, एम पाटिल है, केशव मुनियाल है, के जॉर्ज हैं। तमाम ये चेहरे हैं जो अब कमान संभालेंगे कर्नाटक की। चलिए इस बीच दिल्ली से अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गहरा रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अध्यादेश लाकर एलजी को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार सौंप दिए गए हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है और अब ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ी चाल यहां पर केंद्र सरकार ने चली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट वापस पहुंचा है। फैसले पर विचार करने को कहा है वापस से, लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे बाबत कहीं ना कहीं बौखलाई हुई जरूर नजर आ रही है। तो फिलहाल दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उपराज्यपाल यानी कि एलजी और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच जो लड़ाई है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। चूंकि 11 मई को आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार की याचिका पर 5 जजों की बेंच ने कहा था कि ऑर्डर पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल और बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर
सहयोग से काम करें। मई 2015 में मोदी जी की सरकार ने एमएचए का एक नोटिफिकेशन इशू किया कि केजरीवाल सरकार के पास सर्विसेज की ताकत नहीं है, उनके पास अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत नहीं है, उनको भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत नहीं है, उन्हें इनएफिशिएंट अफसरों को हटाने की ताकत नहीं है। यह ताकत केंद्र सरकार के पास है। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दो संवैधानिक पीठों के आदेश के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि केंद्र की सरकार का आदेश गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। संविधान पीठ के फैसले ने ये कहा कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए, और उस फैसले को 2 दिन भी नहीं हुआ मोदी जी ने बदल दिया एक अध्यादेश के जरिए, एक ऐसे अध्यादेश के जरिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। इतना क्यों डरते हैं केजरीवाल से? इतना क्यों भय सताता है आपको अरविंद केजरीवाल से कि आप एक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं चलने दे रहे हैं, जिसको 2 करोड़ लोगों ने 90% से ज्यादा सीटें देकर चुना, प्रचंड बहुमत के साथ, एक नहीं 3 बार चुना। आप ऐसी सरकार को नहीं चलने दे रहे हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। तो दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला गहरा रहा है। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने पुनर्विचार याचिका को दाखिल कर दिया है। 11 मई के फैसले पर पुनर्विचार याचिका की मांग अब वापस से केंद्र सरकार कोर्ट से कर रहा है। कोर्ट का फैसला एलजी की शक्तियों को कम करता है, ये केंद्र का कहना है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को लेकर लगातार हमलावर भी हो रहा है, क्योंकि कहा गया है कि 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, तो अब यहां पर एलजी इस पूरे मसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र ने अब पुनः याचिका जो है दायर कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी मुंबई की, जहां एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। इधर मामले में समीर वानखेड़े से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में सलाखों के पीछे डालने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर रहे हैं समीर वानखेड़े अब विवादों में आ गए हैं। उन पर पैसों की आड़ में आर्यन खान को जबरन ड्रग्स केस में फंसाने का आरोप लगा है। जब आर्यन इस केस के जगह से जेल में थे, तब शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, उस चैट का खुलासा हो गया। समीर वानखेड़े ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में एक्टर्स संग हुई बातचीत को रिवील किया। उनका दावा है कि मैसेजेस शाहरुख ने उन्हें भेजे थे। इसमें शाहरुख ने वानखेड़े से बार बार बेटे आर्यन को जेल में ध्यान रखने की अपील की थी। एक्टर ने कई दफा वानखेड़े से गुजारिश भी की, लिखा प्लीज आर्यन पर थोड़ा नरम रहना। तमाम जानकारी के साथ शुभम हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हैं। शुभम, देखिए जो ये व्हाट्सएप चैट रिवील की गई है ना समीर के द्वारा, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए दीपिका जी, आज के दिन सीबीआई दफ्तर में जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां पर समीर वानखेड़े से तकरीबन 3.5 घंटे पूछताछ हुई। तो समीर वानखेड़े कुछ देर के लिए कहीं अपनी गाड़ी से रवाना हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जो आपने चैट का जिक्र किया, ये चैट 2 अक्टूबर 2021 की है, जब कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स जो क्रूज था उस पर जब ये पार्टी हो रही थी आर्यन खान की,
उस वक्त जब एनसीपी के अधिकारियों ने, समीर वानखेड़े जब उस वक्त छापेमारी की तो शाहरुख ने ये उन्हें मैसेज किया था कि मेरे बेटे का ध्यान रखिए, वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, उसे छोड़ दीजिए, उसे घर जाने दीजिए, आप एक बाप की तरह सोचे। ऐसे कई तमाम बातों को इस वक्त समीर वानखेड़े ने अपने चैट के माध्यम से लोगों के सामने लाया। ये चैट उस वक्त आया है जब समीर वानखेड़े खुद जांच के विषय में आ चुके हैं। जांच ऐसी कि उस वक्त आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ में की बात हुई थी, लेकिन 18 करोड़ में डील डन हुई तो 50 लाख रुपए टोकन लिए गए थे। तो ऐसे में कोर्ट में यहाँ पर समीर वानखेड़े ने उस चैट को आधार बनाया है कि खुद शाहरुख खान उन्हें मैसेज किए थे कि उनका ध्यान रखा जाए, उन्हें छोड़ दे, उन्हें घर जाने के लिए। तो ऐसे में जिस तरीके से ये जो कहानी है, इस अगर 2 साल पहले की बात करें 2021 में, ये उस रात की घटना है जब जिस दिन आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। यही वो आर्यन खान, माफ कीजिए, समीर वानखेड़े अपनी बातों को कहना चाहते हैं कि शाहरुख खान ने खुद उन्हें मैसेज किया था कि उनकी टीम लगातार आपसे बातचीत कर रही है, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, कई तमाम बातें हैं। और उसी बातों को आधार पर बनाते हुए जो सीबीआई जो मामले की जांच कर रही है, जो 25 करोड़ की बात हुई थी, उसके बाद 18 करोड़ में डील डन हुई थी, पैसे कहां लिए गए थे, इस बात को पूछने के लिए ही समीर वानखेड़े को सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया। चैट को तो इन्होंने एक हथियार बनाया है, क्योंकि जिस तरीके से दिख रहा है समीर वानखेड़े ने जो सीबीआई का एक्शन है, ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये हथियार कितना कारगर साबित होगा, शुभम, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ समीर वानखेड़े के ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि शायद उन्होंने पैसों की डिमांड की हो या उनकी टीम ने पैसे की डिमांड उस वक्त 2 अक्टूबर 2021 की रात को की थी, लेकिन यहाँ समीर वानखेड़े ने एक पुख्ता सबूत जो है वो कोर्ट के सामने रख दिया, वो चैट रख दिया जिसमें शाहरुख खान खुद बात करते हुए दिखाई दे रहे। यहाँ पर समीर वानखेड़े ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला जो मैसेज आया था, पहला जो संदेश आया था आर्यन खान को छोड़ने के लिए और आर्यन खान को घर जाने के लिए, वो शाहरुख खान की ओर से आया था। इसमें मैंने कोई उनसे मांग नहीं की थी। ये बात समीर वानखेड़े जो है कोर्ट में अपनी बातों को रख चुके हैं। हालांकि सीबीआई जो है वो समीर वानखेड़े इस बात की पूछताछ कर रही है कि भाई आपने उस वक्त क्या वाकई में पैसों की आपकी जो टीम थी, जो केपी गोस्वामी और प्रभाकर साहिल नाम के जो शख्स थे, क्या वाकई में 18 करोड़ में आप लोगों ने डील डन की थी? जो 50 लाख पूजा दल्लानी के हाथों से जो दिए जाने की बात उस वक्त नवाब मलिक ने कही थी, क्या वाकई उसमें कोई सच्चाई थी? इन बातों की विषयों की जो बातें हैं उसकी जांच करने के लिए समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि गिरफ्तारी जो है 22 मई तक समीर वानखेड़े की नहीं हो सकती, लेकिन कई सारे सवाल उनके ऊपर दागे जा सकते हैं। जी हाँ, देखिए इसके अलावा वानखेड़े पर भी नवाब मलिक ने कई आरोप लगाए थे, आपको भी याद होगा। अच्छा, जो चैट भी सामने आ रही है ना, उस चैट में क्या ये दिखाई दिया है कि शाहरुख खान ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए और इसके बदले में इतने पैसे लीजिए? ये तो कहीं उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन जो आरोप समीर पे लगे हैं वो बहुत तगड़े लगे हुए हैं ना। या तो वो सिर्फ यहाँ पे रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि उनके बेटे का ख्याल रखा जाए, लेकिन यहाँ पे जो समीर पे आरोप लगे हैं वो तो करोड़ों के आरोप लगे हैं। शुभम, बिल्कुल, देखिए जो चैट उस वक्त कोर्ट में दायर की गई है समीर वानखेड़े की, उसमें ये साफ तौर पे क्या है कि शाहरुख खान ये कह रहे हैं कि मेरी टीम आपकी टीम से लगातार बात कर रही है, आप बात सुनिए, आप मुझे कॉल करिए, पिता की हैसियत से बात कर रहा हूं, आप छोड़ दीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा, हम आगे आगे करते हैं। ये सारी बातों को रखा गया, लेकिन पैसों की बातचीत का उस चैट पे जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन जो समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगाए थे उस वक्त नवाब मलिक ने, तो उस वक्त सरकार में मंत्री थे, उस वक्त ये आरोप लगाए थे समीर वानखेड़े ने वसूली करने के लिए आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इसी मामले की जांच जो है सीबीआई ने इसमें मामले में FIR दर्ज की, बाद में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। उनसे पूछा जा रहा है कि आपने उस वक्त क्या पैसे वसूलने के लिए शाहरुख खान से ही आर्यन खान को गिरफ्तार किया था? ये विषय की जांच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समीर वानखेड़े जो है अलग से ही अपनी बातों को रख चुके हैं। वो कह रहे हैं कि शाहरुख खान की तरफ से पहला मैसेज आया था उन्हें छोड़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद आके अटकती यहाँ पर क्या पैसों का लेन देन जो पूजा दल्लानी शाहरुख खान की मैनेजर है उनके और वानखेड़े के जो करीबी अधिकारी थे उनके बीच हुआ है या नहीं, इन बातों की जांच जो है वो सीबीआई के अधिकारी समीर वानखेड़े से पूछताछ कर रहे। जी हाँ, लेकिन अब आपको क्या अलग नजर आ पा रहा है इस बारे में? हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, पूछताछ चलेगी, लंबी पूछताछ चलेगी, पहले से आरोप लगातार लगते आ रहे हैं, लेकिन समीर को उस वक्त आपको याद होगा कि एक हीरो बनके समीर वानखेड़े सामने आए थे कि शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर केस चलाया जा रहा है, किस तरह की कोई नरमी बरती नहीं जा रही है। तो उस वक्त समीर एकदम से कह सकते हैं कि हीरो थे, आज बड़ा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो 2021 का वर्ष था जहां पर समीर वानखेड़े एक
उभरते हुए एक IRS ऑफिसर की तरह दिखाई दी। जिस तरह से उन्होंने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, चाहे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हो, दीपिका पादुकोण हो, रकुल प्रीत हो, श्रद्धा कपूर हो, उसके अलावा अर्जुन रामपाल हो, ऐसे तमाम जो भारती हो, ऐसे तमाम फिल्मी स्टार जो नामचीन बड़े फिल्म इंडस्ट्री के हैं बॉलीवुड के, उन्हें जो है पूछताछ के लिए बुलाया था, कईयों को गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद समीर वानखेड़े उस वक्त काफी चर्चा में आते हैं। हालांकि पहली बार चर्चा में नहीं, जब इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पे एक DRI अधिकारी थे, कस्टम के डिपार्टमेंट में काम करे, तो उस वक्त भी चाहे मीका सिंह हो, चाहे हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या को एयरपोर्ट पे रोका हो, सोना से दिल्ली, उस वक्त सुर्खियों में आते। लेकिन आज समीर वानखेड़े के ऊपर ही भ्रष्टाचार के या वसूली के आरोप जैसे लग रहे हैं, तो ऐसे में समीर वानखेड़े को प्रूफ करना होगा कि जो उस वक्त उनकी छवि थी वो आज भी छवि है। उस वक्त 2 अक्टूबर 2021 की रात को जो आर्यन खान के ऊपर उन्हें गिरफ्तारी की थी, जो उस वक्त रेड मारी थी क्रूज पे, वो सही थी। उस वक्त ड्रग्स पाए गए थे। ऐसे बातों को अपनी रखना होगा, इसी वजह से वो चैट जो है वो कोर्ट में सबमिट किया। चलिए, अब जो कोर्ट में चैट सबमिट की गई है, क्या ये चैट उनके कह सकते हैं बेगुनाही का सबूत होगी? क्या कोर्ट कितना इस चैट को लेकर कह सकते हैं कि सीरियस नजर आएगी, या आगे की कार्रवाई से डिसाइड हो जाएगी? खैर, ये आगे का देखने का विषय होगा। शुभम, इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। इस बीच उत्तराखंड से खबर लेंगे, जहां पर उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। जी हाँ, 25 इसमें हरी झंडी दिखाएंगे। नई दिल्ली से देहरादून के बीच वंदे भारत दौड़ेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का इस बीच आभार जाहिर किया है। 5 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय हो जाएगी। तो पहले ही आपको बताया था किस तरीके से उत्तराखंड को वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। 25 मई को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, रवाना करेंगे। नई दिल्ली से देहरादून के बीच वंदे भारत दौड़ेगी। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों के लिए यह अच्छी खबर है। उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। 25 मई से देहरादून नई दिल्ली रूट पर उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जाहिर किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर उत्तराखंड को मिलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जानकारी दी है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास यात्रा का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 25 मई को प्रधानमंत्री के कर कमलों से उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। चलिए, अगली खबर होगी यूपी के गाजीपुर से, जहां गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी पर फैसला करा गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में 13 जून की अगली तारीख तय की गई है। 2009 में करंडा थाने में मुख्तार पर केस दर्ज किया गया था। कपिल सिंह हत्याकांड और मीर हसन के हमले का यह पूरा मामला था। मीर हसन मामले में मुख्तार अंसारी हो चुका है अभी दोष मुक्त। जी हाँ, 2011 में कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में मुख्तार इस वक्त दोष मुक्त है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने 13 जून की अगली तारीख तय की है। मीर हसन मामले में मुख्तार हो चुका है। उस बीच बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आरजेडी सुप्रीमो को राहत मिली है। राज्य की सीबीआई कोर्ट ने इलाज के लिए उनको राहत दी है। लालू यादव सिंगापुर जा सकते हैं इलाज के लिए। पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य की सीबीआई कोर्ट ने राहत दी है। जिस तरीके से चाईबासा और तमाम इस वक्त उन पे मामले चल रहे हैं, कई मामलों में इस वक्त वह सजा भी काट रहे हैं। और इसी बीच ये राहत भरी खबर कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव के लिए है कि अब क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और स्वास्थ्य कारणों के चलते सिंगापुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे और पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश फिलहाल जारी किया गया है। इधर पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने 2000 की नोटबंदी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का नहीं बल्कि रिजर्व बैंक का निर्णय है और केंद्र सरकार पर लग रहे नोटबंदी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
जो अर्थव्यवस्था देखते हैं, स्वाभाविक तौर से किस समय किस करेंसी को कब बाजार में रखना है, ये तो उसका निर्णय है और मुझे लगता है कि आरबीआई का निर्णय है। इसमें कोई राजनेता क्या टिप्पणी कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्णय है और ये अर्थतंत्र के पक्ष में होता है, किसी राजनेता के चाहने से नहीं होता। वो तो आने वाले दिनों में परिणाम स्पष्ट दिख रहा है और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। देश की जनता भी इस पूरे समूह को देख रही है। इधर पटना में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने के पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में महागठबंधन कहीं नजर नहीं आएगा। साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर हमला भी किया। कहा जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, बीजेपी किसी निर्दोष को नहीं फंसाती है। चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है ना, हमेशा उस शक में रहते हैं। जो गलती किए हैं क्यों फंसाएगी उनको? अगर गलत किए हैं तो फंसेंगे ही। कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर जिस प्रकार की बातें आ रही हैं वो तो उन्हीं का मन जानता होगा और वह चाहते थे कि सब पार्टियां कमजोर हो और हम जो है हमारे नेतृत्व को लोग स्वीकार करें। न पहले कोई स्वीकार किया था न आगे कोई करने वाला है। क्यों कोई करेगा? बिहार में एक सीट तो उनको आना नहीं है। यूपीओ को जब एक सीट बिहार में नहीं आना है तो क्यों उनको कोई मानेगा? अब घूम रहे हैं, घूमने के लिए किसी को कोई रोक तो नहीं सकता। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार जितनी भी विपक्षी एकता की बात कर लें उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होगी। सुनिए क्या कुछ कहा। अरे 24 में सुन लीजिए कान खोल करके, ये जितने देखते हैं ना, कल सुना कि दरभंगा में अब तो उनको कोई स्मरण भी नहीं रहता है कि हम मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री। अब अपने को प्रधानमंत्री घोषित करने लगे, भुला जाते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं कि क्या। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना, जो उनकी भावना जागी रही भावना जैसी, तो उनके मन में जो भावना है कि हम मुंगेरी लाल का हसीन सपना प्रधानमंत्री बन गए, उनको याद नहीं है कि हम बन चुके हैं। अरे भाई, इनका तो दांत ऐसा खट्टा होगा कि जो उनके ही भाई बड़े भाई कहते हैं, इसके पेट में एक बड़का दांत है तो दांत भीतर चला जाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जयपुर के पास जोबनेर में एक बच्चे की जान बोरवेल में फंसी हुई है। बच्चे की उम्र 9 साल है। 4th क्लास में पढ़ने वाले इस बच्चे का नाम लकी है। लकी स्कूल की छुट्टियों में अपने मामा के घर भोजपुरा गांव आया हुआ था। यहीं पर आज सुबह 7 बजे खेलते खेलते लकी बोरवेल में जा गिरा। बोरवेल की गहराई 200 फीट बताई जा रही है। बच्चा करीब 100 फीट गहराई में फंसा हुआ है। इधर सूचना के आधार पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। जयपुर के योजना भवन में कैश का भंडार मिला है। 2.31 करोड़ रुपए और 1 किलो सोना बरामद किया गया है। विभाग से जुड़े 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से फिलहाल पूछताछ भी जारी है। योजना भवन के बेसमेंट स्थित अलमारी में रखे थे ये पैसा और सोना, जिसकी कीमत 2,31,49,500 रुपए नकदी है। 1 किलो सोने को इस बीच जब्त किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का